हाय एवरीवन, स्वागत है आप सबका आपके अपने चैनल केयर्स क्लासेस में। आज के इस लेक्चर में हम सब देखेंगे क्लास 12 का मैथ, जिसमें इसके पहले वाले लेक्चर में हम सब प्रश्नावली 9.3 पुराने बुक के हिसाब से आपका प्रश्नावली 9.4 होगा ना, मतलब 9.3 जो उसका है वो कटा, सॉरी 9.3 उसका कट चुका है। तो नए बुक के हिसाब से, नए सिलेबस के हिसाब से ये आपका कौन सा प्रश्नावली है? प्रश्नावली 9.3 9.3। तो इसका उदाहरण हम लोग इसके पहले वाले लेक्चर में कंप्लीट कर चुके पूरा। तो चलो स्टार्ट करते हैं। तो इसमें क्या इंस्ट्रक्शन दिया है, 1 से 10 तक के प्रत्येक प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण का व्यापक हल ज्ञात कीजिए। आपको सभी क्वेश्चन में क्या करना है? व्यापक हल ज्ञात करना है। तो पहला क्वेश्चन, तो आपको इसमें ये बताया गया है कि आपको इस प्रश्नावली में ऐसा क्वेश्चन मिलेगा जो पृथक्करणीय चर वाला होगा। पृथक्करणीय चर का मतलब सभी x को एक तरफ करना है, सभी y को एक तरफ करना है, उसके बाद फिर क्या कर देना है? इंटीग्रेशन, समाकलन कर देना, वही आपका क्या हो जाएगा? हल हो जाएगा। तो पहला क्वेश्चन क्या है? dy अपान dx इक्वल टू 1 माइनस cos x अपान 1 प्लस cos x। तो क्या इसमें सभी x एक तरफ हो रहे हैं क्या? ध्यान से देखो, ये आप इसे ऐसा लिख सकते हो dy बाई डी एक्स, सॉरी dy इक्वल टू 1 माइनस कास एक्स अपान 1 प्लस कास एक्स, और dx जो अपान में उधर जाके इंटू में हो जाएगा। तो इस तरीके से देखो, y वाला सब एक तरफ हो गया, x वाला सब एक तरफ हो गया। अब आपको क्या करना है? दोनों साइड का इंटीग्रेशन करना है। तो पहले इंटीग्रेशन करने से पहले थोड़ा इसे सरल कर लो, क्योंकि अभी इसका डायरेक्ट इंटीग्रेशन कर भी नहीं पाओगे। तो 1 माइनस कास स्क्वायर 1 माइनस कास एक्स, ख्याल करो आपको ये फार्मूला पता होगा। 1 माइनस कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कितना? 2 साइन स्क्वायर थीटा। और 1 प्लस कास 2 थीटा का फार्मूला होता है कितना? 2 कास स्क्वायर थीटा। लेकिन अगर केवल थीटा रहेगा तो यहाँ पर थीटा बाई 2 कर देंगे ना। तो यहाँ पर थीटा की जगह केवल एक्स है, तो 1 माइनस कास एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 2 साइन स्क्वायर एक्स बाई 2 अपान 1 प्लस कास एक्स को आप क्या लिख सकते हो? 2 कास स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। और 2 से 2 क्या हुआ? कैंसिल। तो dy इक्वल टू tan स्क्वायर, क्योंकि साइन बटे कास tan होता है ना, tan स्क्वायर एक्स बाई 2 dx। तो tan स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन आप नहीं जानते, आप सेक स्क्वायर का जानते हो। तो पहले tan स्क्वायर को आप सेक स्क्वायर में कन्वर्ट करोगे। आपको पता है 1 प्लस tan स्क्वायर थीटा बराबर सेक स्क्वायर थीटा, तो tan स्क्वायर थीटा को सेक स्क्वायर थीटा माइनस 1 लिख सकते हो। तो dy इक्वल टू कितना आ जाएगा? सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx। बात समझ में आ रहा है ना? अब आप क्या करो, इसे मान लो अपना समीकरण कुछ एक। तो समीकरण एक का क्या करने पर? समाकलन करने पर, समाकलन करने पर। तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन dy हो जाएगा, इधर इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स बाई 2 माइनस 1 dx, और एक कांस्टेंट आप तो सी जोड़ोगे। तो कितना आ जाएगा? dy का इंटीग्रेशन करो, कितना मिलेगा? y। सेक स्क्वायर एक्स का इंटीग्रेशन क्या होता है? tan x, लेकिन x जगह क्या है? तो x बाई 2 का फिर डिफरेंशिएशन करके भाग देना पड़ेगा। तो x बाई 2 का डिफरेंशिएशन करोगे 1/2 आएगा। तो 1/2 यहाँ पर 2 ऊपर चला जाएगा। तो हम डायरेक्ट अब इसे, आप इतना यहाँ पर आपको इंटीग्रेशन केवल नहीं करना है, आप इतना स्टेप स्टार्ट कर सकते हो। और 1 का इंटीग्रेशन क्या हो जाएगा? x प्लस सी। ये आपका क्या हो गया? आंसर। यही हल हो गया, यही व्यापक हल है। बात समझ में आ रहा है ना? व्यापक हल क्यों बोल रहे हैं? क्योंकि यहाँ पर एक स्वेच्छ अचर सी है, इसलिए आपका क्या है? व्यापक हल। तो आपको अगर ये कॉपी करना है तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 2। चलो, क्वेश्चन सेकंड में क्या बोला है? dy बाई डी एक्स इक्वल टू रूट ऑफ 4 माइनस वाई स्क्वायर। ठीक, तो फिर से वही, क्या इसमें ये y वाला फंक्शन है, इसको इधर कर दे अपान 4 माइनस वाई स्क्वायर इक्वल टू dx उधर चला। तो y वाला सब एक तरफ है, x वाला सब एक तरफ है। तो फिर जब ऐसे फंक्शन में तुरंत आपको इसका क्या कर देना? इंटीग्रेशन। तो समीकरण एक का क्या करने पर? समाकलन ना, समाकलन करने पर। तो करो समाकलन, इंटीग्रेशन dy अपान रूट ऑफ, अच्छा 4 को क्या हम ऐसे लिख दे? 2 का स्क्वायर माइनस y का स्क्वायर बराबर इंटीग्रेशन dx, और कांस्टेंट क्या जोड़ोगे? तो क्या आपको ये पता है ना, रूट ऑफ ए स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर का 1 अपान रूट ऑफ, आपको वहां पर
3 फॉर्म फिर 3 फॉर्म, 3 बिना रूट वाला और 3 रूट वाला, लेकिन अपान में जब था तब बता गया ना। तो आपको फार्मूला पता है, चूंकि इंटीग्रेशन 1/√a² माइनस एक्स स्क्वायर dx से क्या होता है, साइन इनवर्स x अपान a। ठीक है, तो इस हिसाब से फिर कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन a², a की जगह 2 का काम कर रहा है, तो चलो बताओ साइन इनवर्स x, लेकिन x जगह यहाँ पर क्या है y अपान a, एक जगह क्या है 2, ये बराबर dx का इंटीग्रेशन करोगे प्लस कांस्टेंट c। आप इतने भी छोड़ सकते हो इसे, या आपको ये जो साइन इनवर्स है बैलेंस करोगे तो कितना हो जाएगा, y/2 साइन इनवर्स क्या आ जाएगा, साइन x प्लस c। ऐसे भी रख सकते हो, या y/2 साइन x प्लस c, ऐसे भी रख सकते हो। अब आपका मानना है, अब इसको सिंपल जितना करना है, आंसर अपना मैच करा सकते हो ना, साइन a प्लस साइन b का फार्मूला लगा के। तो इतना मत करो, आप ये पे आंसर अपना छोड़ सकते हो। जब y का मान मिला तो ये आपका क्या हो गया, हल हो गया। बात समझ में आ रहा है? तो अगर आपको कॉपी करना था आप इसे कॉपी करो। फिर हम बढ़ते हैं इसके अगले क्वेश्चन की तरफ। क्वेश्चन नंबर 3 में क्या बोला है, dy/dx प्लस 1 प्लस वाई इक्वल टू, तो ध्यान से देखो, आप इसे ऐसा लिख सकते हो क्या, dy/dx इक्वल टू 1 माइनस वाई, प्लस वाई उधर जाके वाई, तो ये क्या आपका पूरा का वाई का फंक्शन हो गया। तो हम इसे ऐसे लिख दे क्या, dy/1 माइनस वाई इक्वल टू dx। वाई एक तरफ दिख रहा है, एक्स एक तरफ दिख रहा है, बस अब इसी का आप क्या कर दो, इंटीग्रेशन दोनों पक्षों का ना। तो आप लिखो क्या, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करोगे यानी इंटीग्रेशन dy/1 माइनस वाई बराबर इंटीग्रेशन dx प्लस कांस्टेंट से जोड़ोगे। तो बताओ इस 1/x जैसा दिख रहा है कि नहीं दिख रहा है, 1/x का क्या होता है, log मॉड में x, लेकिन जो फिर x की जगह है, लेकिन यहाँ पर y है, तो जो y की जगह है उसका फिर से, तो y की जगह कितना है 1 माइनस वाई, तो 1 माइनस वाई का डिफ्रेंशिएशन करके भाग देना, पता है नहीं, तो 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, y का -1, तो कितना हो जाएगा, माइनस वाई है ना, तो माइनस वाई, तो -1 का जब भाग दोगे, -1 का भाग देने के बाद मतलब यही, चलो आप दिखा दो एक स्टेप कि -1 का भाग दिए हैं, dx का इंटीग्रेशन करोगे x प्लस c, तो हम क्या इसे ऐसा लिख सकते हैं, माइनस log 1 माइनस वाई इक्वल टू एक्स प्लस सी, माइनस को उधर कर दे, अरे जब माइनस इधर कर देंगे कितना हो जाएगा, log 1/1 माइनस वाई, यही बराबर एक्स प्लस सी। तो क्या अब ये आपका log में इसको हम एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है इसका बेस कुछ नहीं तो इसका बेस क्या है, e है। तो आपको पता है कि जब लॉगरिथमिक को बेस एक्सपोनेंशियल में कैसे कन्वर्ट करते हो, बेस e है तो बेस e यहाँ पर रहेगा ही रहेगा, बस ये जो है ये उधर चला जाएगा और ये पूरा इधर चला आएगा। अभी कल बताया आपको, जैसे अगर कभी ऐसा होता है log b बेस टू a बराबर c होता है, तो अगर इसको एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है तो बेस अगर यहाँ पर a है तो यहाँ पर भी बेस a ही होगा, बस b की जगह c चला जाएगा और c की जगह b, यानी बराबर इस टाइप से होता है। तो वही हमने किया, यहाँ पर बेस e था तो हमने बेस e ही रखा। अब इतने की जगह इसको लाएंगे यानी x प्लस सी, इतने की जगह ये आ गया और इतने की जगह फिर ये चला जाएगा, यानी 1/1 प्लस 1 माइनस वाई। ठीक है, तो इसे क्या देखो, हम इसे ऐसा लिख सकते हैं e के पावर x इंटू ई के पावर सी, पावर अगर जुड़ा है माने बेस सेम रहा होगा तो, और इंटू भी रहा होगा तभी तो पावर जुड़ा होगा, और ये आपका क्या है 1/1 माइनस वाई। तो e की पावर x वैसे रहने देते, e की पावर c को क्या एक नया कांस्टेंट बोल दे c, e की पावर c अगर कांस्टेंट, e की पावर c भी तो एक कांस्टेंट होगा, चलो हम इसको कह देते हैं c1। ठीक है, तब इसको c बोल देते हैं, जहां c है वहां पर आप c1 बोल दो, कोई दिक्कत नहीं है ना। आओ बराबर 1/1 माइनस वाई, तो क्या इसे ऐसे कर दे 1 माइनस वाई बराबर, ये इधर भेज दे रहे इधर, यानी e की पावर x इंटू सी, तो 1 माइनस वाई बराबर e की पावर x, ऊपर जाके e की पावर -x हो जाएगा, और 1/c करोगे कि नया कांस्टेंट आएगा, उस कांस्टेंट को हम बोल देते हैं क्या, a। अब यहाँ से अगर y का मान निकालना है तो माइनस वाई हो जाएगा प्लस वाई हो जाएगा, यानी y बराबर फिर ये इधर आके माइनस हो जाएगा, यानी 1 माइनस a इंटू ई की पावर -x। आप देखो इसे ऐसे भी लिख सकते हो, y इक्वल टू 1 प्लस का मतलब क्या, हम ये जो माइनस प्लस करोगे तो ये ऐसा हो जाएगा क्या, अरे माइनस इधर चला जाएगा इस कांस्टेंट के साथ, और कांस्टेंट में एक माइनस को करोगे तो एक नया कांस्टेंट आ जाएगा, तो y इक्वल टू इसे 1 प्लस बी ई के पावर -x लिख सकते हो। तो यहाँ पर ये b और a c1 c2 c ये सब क्या है, कांस्टेंट ही है, तो यहाँ पर माइनस और प्लस की वजह से आपको दिक्कत
नहीं होना चाहिए। आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो। इतना ही नहीं, आप आंसर इस पे छोड़ सकते हो, लेकिन हमारा फर्ज बनता है थोड़ा हम सरल करके आंसर बताएंगे, ज्यादा सही रहेगा। तो चलो, आपको ये कॉपी करना था, आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। चलो, हमें इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स इंटू 10y dx बरा प्लस सेक स्क्वायर वाई 10x इंटू डी वाई, ये किसके बराबर है? 0 के। तो फिर वही चीज, हमको x एक तरफ करना है और y एक तरफ करना है। तो कैसे, ध्यान से देखो, सेक स्क्वायर एक्स इंटू डी एक्स, या पहले ऐसे लिखो, इंटू 10y dx, ये प्लस उधर जाके क्या हो जाएगा? माइनस सेक स्क्वायर वाई 10x इंटू डी वाई, लिख सकते हो ऐसा। अब x वाला सब एक तरफ हो रहा है, y वाला सब एक तरफ हो रहा है, कैसे देखो अच्छा, अब आप यहाँ पर ये गलती मत कर देना कि आपका आदत बना है y इधर ही लेना, तो y इधर लेने के चक्कर में dy को नीचे, dy और dx ऊपर ही रहना चाहिए। बात समझ आ रहा है कि नहीं समझ आ रहा है? क्योंकि अगर कभी आपको ऐसा मिल गया 1/2x या 2x अपॉन dx, इसका क्या मतलब है? किसके सापेक्ष समाकलन कर रहे हो इसमें? x के सापेक्ष। अगर x सापेक्ष समाकलन करोगे तो ये सामने रहना चाहिए dx ना, तो ये बटे में कैसे आना है? तो बटे में dx या बटे में dy नहीं होना चाहिए। जो भी आपका पक्षांतर ऐसा ही करना कि dx और dy कहाँ रहे? ऊपर ही रहे। तो अगर इधर dy है तो इधर dy वैसे रहने दो, इधर dx इधर dx रहने दो, बाकी जो इसके अलावा dx और dy के अलावा जो x और y के फंक्शन है उसको आप पक्षांतर करो। कहने का मतलब इधर x का फंक्शन ये सेक स्क्वायर x तो है ही, इधर भी x का जगह कितना है? x का फंक्शन क्या है? 10x, तो गुणा इधर आके भाग लो, बाकी dx ऊपर है, ऊपर ही रहने दो, बराबर माइनस y का फंक्शन सब इधर ले रहे हैं हम, सेक स्क्वायर वाई, y का फंक्शन इधर भी आपका क्या है? 10y, और ये आपका क्या हुआ? dy। बात समझ में आ रहा है ना? तो अगर आप 10x को t मानोगे, सेक स्क्वायर x dx बराबर dt हो जाएगा, तो आपका ये तो इंटीग्रेशन आसान से होगा। तो आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर 1। तो क्या है आपको पक्षांतर समझ में आया है ना? तो आप ये बात याद रखना, पक्षांतर जब भी आप करना dx और dy ऊपर ही रहना चाहिए, ठीक है? x वाला उधर ही लिखना ये जरूरी नहीं है। तो समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो आप करो समाकलन, इंटीग्रेशन सेक स्क्वायर एक्स अपॉन 10x dx बराबर माइनस, माइनस को बाहर ले लेते हैं ना, सेक स्क्वायर वाई अपॉन 10y dy, और बाकी में कांस्टेंट को क्या जोड़ेंगे? c। अब अगर 10x को t मानोगे, सेक स्क्वायर x dx बराबर, तो यहाँ पर 1/t बचा, 1/t का इंटीग्रेशन क्या होता है? लॉग मॉड में t। ये समझ में आ रहा है ना? लेकिन t की जगह है क्या? t की जगह क्या माने हो? 10x बराबर, इधर का इंटीग्रेशन करो, माइनस से माइनस वैसे रहने दो, फिर यहाँ पर 10y को t मानोगे, तो जब 10y को t मानोगे, 10 का डिफरेंशिएशन सेक स्क्वायर वाई dy dt हो जाएगा, तो 1/t का कितना हो जाएगा? लॉग मॉड में t, लेकिन t की जगह है कितना? 10y प्लस कांस्टेंट c। आप ऐसे भी बोल सकते हो, यहाँ पर ध्यान से देखना, लॉग मॉड में 10x माइनस इधर आके प्लस लॉग मॉड में 10y, और आपको बता कि कांस्टेंट अपना है, कांस्टेंट को आप अपने हिसाब से लिखना। हर जगह लॉग लॉग दिख रहा है तो इसको भी लॉग के टर्म में लिख दे क्या? तो हम क्या करते हैं, इसको मान लेते हैं कांस्टेंट c1, और हम c1 की जगह क्या लिख देंगे? लॉग c। जब ये लॉग c करोगे तो कांस्टेंट ही आएगा ना, उस कांस्टेंट को c1, तो यहाँ पर c1 बराबर क्या है? लॉग c। तो लॉग c को मैंने c1 लिखा, या c1 की जगह मैंने क्या रखा? लॉग c। कांस्टेंट को अपने हिसाब से लिख सकते हो। बात समझ में आ रहा है ना? अब बताओ, log m प्लस log n का फार्मूला log m इंटू n होता है क्या? तो हम इसको ऐसा लिख सकते हैं, 10x इंटू 10y बराबर, चलो अच्छा एक काम करो, लिख दो पूरा ऐसे, log इतना, log m प्लस log n बराबर क्या होता है? log m इंटू n। तो m की जगह 10x, n की जगह 10y, और ये बराबर किसके? log c। इधर भी log है, इधर भी log है, बैलेंस हो जाएगा, तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? 10x इंटू 10y, ये बराबर किसके हुआ? c। आप इसी पे भी आंसर छोड़ सकते हो। बात समझ में आ रहा है? तो आपको ये कॉपी करना है, तो आप इसे कॉपी करो। फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 5। क्वेश्चन नंबर 5 क्या बोला है? क्वेश्चन नंबर 5 में e टू द पावर x प्लस e टू द पावर माइनस x इंटू डी वाई माइनस e का पावर x माइनस e का पावर माइनस x डी एक्स इक्वल टू 0।
तो क्या हम इसे ऐसे लिख सकते हैं, e के पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स इंटू डी वाई, माइनस उधर जाकर क्या हो जाएगा पूरा प्लस e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx। क्या dx एक तरफ, x वाला फंक्शन एक तरफ करना संभव है? बिल्कुल, इसको उठा के बस इधर कर दे तो ये कितना हो जाएगा, दिस इंप्लाइज दैट dy इक्वल टू e का पावर x माइनस e का पावर माइनस एक्स अपान e का पावर x प्लस e का पावर माइनस एक्स dx। मान लो समीकरण नंबर, क्या ये इंटीग्रेशन आपको मिला? अरे इंटीग्रेशन आप किए थे, इंटीग्रेशन में जब हुआ है तो आप ये पूरा प्रतिस्थापन वाले में, प्रतिस्थापन विधि से समाकलन देखे थे ना, वहां पर e के पावर 2x वाला भी उसी के पास क्वेश्चन था। तो चलो दोनों पक्षों का या समीकरण एक का क्या करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर समाकलन करो क्या हो जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान e के पावर प्लस x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx प्लस। एक काम करें, इसे i1 मान के अलग से हल कर दे, डायरेक्ट भी आप कर सकते हो लेकिन थोड़ा समझने में बाद में दिक्कत हो जाएगा। इसका इंटीग्रेशन करो क्या हो जाएगा, इसको चलो मान लेते कितना i1 और इसको प्लस से समीकरण से 2 मान के छोड़ते हैं। तो चूंकि i1 आपका है क्या, इंटीग्रेशन e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स अपान e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स dx। तो इसमें क्या, इतने को आप t मानोगे तो ये आपका dx dt हो जाएगा। तो e के पावर x प्लस बराबर t रखने पर, तो जब इतना बराबर आप t मानोगे तो e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर x ही होगा, e के पावर x का डिफरेंशिएशन e का पावर माइनस एक्स हुआ, लेकिन माइनस एक्स का फिर से करोगे, माइनस एक्स का कितना हो जाएगा माइनस एक, तो यानी माइनस एक का गुणा करोगे और माइनस एक का गुणा करने के बाद बस ये एक का गुणा करोगे वही रह जाएगा, बस प्लस माइनस ये माइनस बैलेंस हो जाएगा। इसे हम केवल इतना रहने दें और ये किसके सापेक्ष, क्यों x सापेक्ष dx बराबर dt, ये तो ऊपर है e के पावर x माइनस e के पावर माइनस एक्स dx। तो यानी आपका i1 हुआ कितना, i1 बराबर इंटीग्रेशन इतना dx आपका dt हुआ और इतने को आपने क्या माना है t, तो 1 अपान t dt हुआ, यानी log mod में t। तो i1 बराबर कितना आया, log t का वैल्यू कितना है e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स। तो i1 का मान ले जाके बस सब समीकरण 2 में रख दें, तो i1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में ले जाके रखोगे तो कितना हो जाएगा, y इक्वल टू i1 का वैल्यू कितना है log mod में e के पावर x प्लस e के पावर माइनस एक्स प्लस, ठीक है, ये आपका क्या आ जाएगा आंसर। समझ में आ रहा है ना? तो अगर आपको ये कॉपी करना तो आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 6। क्या है आपका क्वेश्चन नंबर 6, आपको दिया है dy बाई डी एक्स बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू 1 प्लस वाई स्क्वेयर। तो फिर से वही आपको क्या इसमें वेरिएबल से वेरिएबल लग रहा है, सब वेरिएबल एक तरफ हो जाएंगे, एक्स वाला सब एक तरफ होना चाहिए, वाई वाला सब फंक्शन एक तरफ। यस, ये गुणा इसको इधर भेज दो, एक्स वाला उधर कर जाएगा, तो वाई एक तरफ एक्स एक तरफ। तो हम इसे कैसे लिख सकते हैं, डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर बराबर 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स। तो बराबर, अब क्या करें, बस इसी को आप समीकरण एक मान लो और दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। तो यानी समीकरण एक का क्या करने पर, समीकरण एक का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करो कितना हो जाएगा, इंटीग्रेशन डी वाई अपान 1 प्लस वाई स्क्वेयर इंटीग्रेशन 1 प्लस एक्स स्क्वेयर इंटू डी एक्स, और एक कांस्टेंट को क्या जोड़ोगे, तो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर tan इनवर्स एक्स होता है, तो यहां पर ये tan इनवर्स क्या आ जाएगा वाई, अरे डायरेक्ट फार्मूला है उसमें 1 अपान ए का मत छोड़ करो, इसमें आप 1 अपान ए नहीं करने का काम है ना। देखो साहब, आप फार्मूला जानते हो 1 अपान 1 प्लस एक्स स्क्वेयर डी एक्स का कितना होता है इंटीग्रेशन, ये सीधा tan इनवर्स एक्स फार्मूला सही है, ये भी होता है 1 अपान ए स्क्वेयर प्लस एक्स स्क्वेयर होता है, तब वहां पर आप 1 अपान ए tan इनवर्स एक्स अपान ए करते हो, ठीक है। तो यहाँ पर 1 अपान ए का कोई मतलब नहीं, और वैसे भी जा भी सकते हो, एक जगह कितना आ गया 1 अपान 1 करोगे 1 ही रह जाएगा, और 1 का कोई मतलब ही नहीं, ठीक। अब ये कितना हुआ, 1 का इंटीग्रेशन एक्स सापेक्ष करो, इधर एक्स होगा इधर वाई करना, आप ये समझ के चलना। तो 1 का करो कितना आ जाएगा एक्स, और एक्स स्क्वायर करो कितना एक्स पावर 3/3 प्लस कांस्टेंट tan इनवर्स ले जाके tan भी आप लिख सकते हो, तो यहाँ से क्या आ जाएगा y इक्वल टू tan इनवर्स ले जाके कितना हो गया tan x प्लस एक्स क्यूब 3
प्लस सी। आप इस पे भी आंसर रख सकते हो या आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। आगे चले तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 7। तो आओ देखो क्वेश्चन नंबर 7 में क्या बोला है, y log y dx माइनस एक्स डी वाई इक्वल टू 0। तो क्या पहले सबसे पहले जब बीच में ऐसे माइनस प्लस आया था, आप पहले पक्षांतर कर दो, माइनस में जाके प्लस हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा log y dx बराबर x dy। माइनस में जाके क्या आ गया, अब तो सीधा x वाला सब एक तरफ दिख रहा है, y वाला सब एक तरफ दिख रहा है। तो ध्यान से देखो, इसमें हम x वाला सब एक तरफ करो, y, अच्छा देखो इधर dy है तो y वाला सब उधर लेके जाओ, इधर dx है तो x वाला सब इधर लाओ। तो कैसे, x गुणा इधर आके क्या आ जाएगा, भाग 1/x dx, और इधर dy है तो ये क्या 1/y log y। अब इसी को मान लो समीकरण नंबर, बस अब करना है क्या, तो समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करो क्या आ जाएगा 1/x dx बराबर इंटीग्रेशन 1/y log y dy। तो 1/x का कितना हुआ log mod में x बराबर, इसमें आपको मानना पड़ेगा, log y को t मानोगे तभी तो 1/y dy बराबर dt होगा। तो डायरेक्ट कर दे कि i1 मान के कर दे, चलो प्लस सी कांस्टेंट जोड़ो, इसको आप मान लो कितना i1 प्लस सी, डायरेक्ट बहुत ज्यादा मत करो वरना इनडायरेक्ट हो जाएगा। तो इसे आप समीकरण कुछ मान के छोड़ दो, समीकरण 2 मान के छोड़ दो। अब i1 का वैल्यू हम अलग से सॉल्व करके रखेंगे। तो चूंकि i1 माने कितने को हो 1/y log y dy, इसमें पुट log y इक्वल टू कितना t, log y को आप t मान लो, तो दिस इंप्लाइज दैट log y का 1/y dy बराबर dt हो जाएगा। तो दिस इंप्लाइज दैट, चलो इधर लिखते हैं ना, जगह तो है, i1 बराबर कितना हो जाएगा 1/y dy, इतना आपका dt हुआ। तो इंटीग्रेशन और log y को तो आपने कितना माना है t, तो 1/t dt। तो i1 बराबर 1/t का कितना log mod में t, तो i1 बराबर थोड़ा t का वैल्यू रख दो, t का वैल्यू कितना है log y। तो i1 का वैल्यू ले जाके समीकरण 2 में रख दे, तो i1 का मान कहाँ रखने पर, अब बोलोगे हम यहाँ पर कांस्टेंट क्यों नहीं जोड़े, क्योंकि फाइनली वो कांस्टेंट है बाहर ना, कांस्टेंट कांस्टेंट मिलके ना कांस्टेंट आएगा। तो सब i1 का मान कहाँ रखने पर, समीकरण 2 में रखने पर। तो जब समीकरण 2 में रखोगे तो आओ रखो साहब, log mod में x बराबर i1, i1 का वैल्यू कितना आया log mod में log y और प्लस सी, सब इधर लाग लाग दिख रहा है, कांस्टेंट को मिला के ही टर्म लिख दे क्या, तो तब आप फिर इसे क्या मान लो c1, और c1 की जगह हम क्या लिख सकते हैं log c। समझ में, अरे जब सब log दिख रहा था तो हमने कांस्टेंट को मिला के टर्म, आप कांस्टेंट को कैसे भी लिख सकते, साइन इनवर्स सी भी कल बताए, साइन इनवर्स सी, cos इनवर्स सी, tan इनवर्स सी, log t e की पावर c, कुछ भी लिख सकते हो कांस्टेंट को ना। तो अब क्या log m प्लस log n यहाँ पर लगा सकते हो क्या, तो कितना हो जाएगा log mod में x बराबर log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, यानी log y इंटू c, ठीक है। अरे m इंटू n हुआ तो इधर भी लागे इधर भी लागे, बैलेंस हो जाएगा। तो यहाँ पर बचे कितना, केवल mod x हम केवल x लिखते हैं ना, x बराबर log y इंटू c। आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो, या फिर से आप इस log को हटा सकते हो, कैसे, ये जो c गुणा इधर आके क्या हो जाएगा भाग हो जाएगा, और यहाँ पर बेस कुछ नहीं तो बेस क्या होगा, तो फिर एक्सपोनेंशियल में कन्वर्ट करना है। तो कैसे कन्वर्ट करोगे, अब देखो यहाँ पर बेस क्या है e, तो ये पूरा चीज उधर चला जाएगा, y इधर चला जाएगा, ये तो आपको कन्वर्ट करने का तरीका होता है। तो e का पावर कितना आ जाएगा x/c बराबर कितना y, देखो e बेस था, हमने बेस वैसे लिखा, y को इसके जगह लाया और इसको उसके जगह ले गया। तो अब ये कितना आ जाएगा e की पावर है x इंटू 1/c, x/c का मतलब x/c ही तो हो जाएगा, और 1/c नया कांस्टेंट आएगा, उस नए कांस्टेंट को आप abc कुछ वैल्यू बता दो। तो मान लो ये क्या है आपका y, तो आप इसे लिख सकते हो e की पावर x इंटू 1/c को हम क्या बोल देते हैं a, तो a इंटू x बराबर y। आपका ये समझ में आ रहा है ना।
तो कांस्टेंट को आप अपने हिसाब से बदल सकते हो, जितना सिंपल फॉर्म में देना होगा आंसर को आप उतना सिंपल फॉर्म में दोगे। तो चलो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ, यानी क्वेश्चन नंबर 8। अब अगला क्वेश्चन नंबर 8, ये तो बिल्कुल सिंपल क्वेश्चन है। x पावर 5 dy अपॉन dx इक्वल टू माइनस वाई का पावर 5। तो कैसे, dy इधर है तो माइनस वाई का पावर 5 इधर आके माइनस वाई का पावर 5 हो जाएगा, और जो dx है उधर जाके dx हो जाएगा, और x पावर 5 गुणा इधर आके भाग हो जाएगा। तो इस माइनस को आप आगे लिख लो, इसको आप ऐसा कर सकते हो ना, कैसा, dy अपॉन y का पावर 5 इक्वल टू इंटीग्रेशन dx अपॉन x पावर 5 प्लस 6। इसके आगे आप खुद से करना। अगला क्वेश्चन देखो, क्वेश्चन नंबर 9। क्या आप इंटीग्रेशन कर सकते हो ना, y पावर 5 को आप y पावर माइनस 5 लिख सकते हो, और x पावर का इंटीग्रेशन आप जानते, तो अब ये नहीं कर पाओगे तब तो व्यर्थ ही है। चलो अब अगला क्वेश्चन क्या है, dy बाई डी एक्स इक्वल टू साइन इनवर्स। ये भी सिंपल क्वेश्चन है आपका बिल्कुल। कैसे, dy इक्वल टू साइन इनवर्स x dx। उधर जाके बस अब क्या कर दो, समीकरण 1 मान लो, दोनों साइड का इंटीग्रेशन कर दो। तो जब दोनों साइड का इंटीग्रेशन करोगे यानी इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx। लेकिन जितना सिंपल सोचोगे उतना सिंपल नहीं है। हाँ इंटीग्रेशन कर सकते हो साइन इनवर्स x का, लेकिन चलो तो प्लस सी। अब साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन कितना होगा, फार्मूला नहीं है वो, साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है 1 अपॉन अंडर रूट 1 माइनस एक्स स्क्वायर, 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर वो साइन इनवर्स x का डिफरेंशिएशन होता है। हमें यहाँ पर इसका क्या करना है, इंटीग्रेशन। अब इंटीग्रेशन कैसे करोगे, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन नहीं जानते हो, जब इंटीग्रेशन नहीं जानते हो किसी चीज का तो 1 इंटू करके 2 फंक्शन बना देते हो। तो यहाँ पर हम इसे कैसे लिख देते हैं, चलो I1 मान के अलग से करते हैं। तो ये क्या हो गया, दिस इंप्लाइज dy का इंटीग्रेशन तो केवल y हुआ, और इसको हम मान लेते हैं कितना I1, और ये आपका क्या है प्लस कांस्टेंट c। तो चूंकि I1 है कितना बताओ, I1 बराबर क्या है, इंटीग्रेशन साइन इनवर्स x dx, 1 का गुणा कर दे, अब 2 फंक्शन हो गया। ये आपका अलजेब्रिक है, ये आपका इनवर्स है। आइलेट जब स्टार्ट करते तो आइलेट सबसे पहले ही आता है, तो ये आपका फर्स्ट हुआ और ये आपका सेकंड हुआ। तो I1 बराबर कितना हुआ फर्स्ट, अब फर्स्ट इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन क्या होता है, फर्स्ट को ऐसे लिखते हो यानी साइन इनवर्स x को वैसे लिखोगे इंटू सेकंड का इंटीग्रेशन, और 1 का इंटीग्रेशन क्या आ जाएगा x, माइनस पहले का डिफरेंशिएशन यानी डी बाई डी एक्स ऑफ साइन इनवर्स x इंटू सेकेंड का इंटीग्रेशन यानी 1 का इंटीग्रेशन क्या होगा x, और इस पूरे का क्या फिर से इंटीग्रेशन करते हो। तो I1 बराबर कितना आया, x को पहले लिख दे, x साइन इनवर्स x माइनस साइन, चलो x वैसे रहने दो, साइन इनवर्स x का इंटीग्रेशन क्या आता है, अब नहीं बोलोगे, अब इसका डिफरेंशिएशन 1 अपॉन रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो फिर से ऐसा 1 अपॉन करके लिखने से अच्छा सा बटे में ही लिख दे, और ठीक है। अब फिर से अभी dx तो पूरा बचा है, अब यहाँ पर फिर से आपको प्रतिस्थापन करना पड़ेगा। 1 माइनस एक्स स्क्वायर को क्या मानोगे, तो फिर ये 2x dx बराबर क्या आ जाएगा, तो यहाँ पर क्या करना है पुट 1 माइनस एक्स स्क्वायर बराबर t। 1 का डिफरेंशिएशन कितना हो 0, और माइनस एक्स स्क्वायर का कितना माइनस 2x, और t का हमें x dx चाहिए, तो यहाँ से x, सॉरी यार इधर आप dx भी नहीं लिखे हो ना, तो dx बराबर कितना हो dt। तो x dx बराबर क्या बोल सकते हो माइनस 1 अपॉन t 1 अपॉन 2 dt। अब आपका ये कितना आ जाएगा, I1 बराबर x साइन इनवर्स x माइनस इंटीग्रेशन x dx को हम कितना लिखेंगे माइनस 1 अपॉन 2 बाहर कर ले क्या, अरे माइनस 1 अपॉन 2 को बाहर रखते हैं, और इंटीग्रेशन के अंदर इतने को आपने क्या माना t यानी 1 अपॉन रूट t और dt। और आपको बताया ना 1 अपॉन रूट t का याद रखो 2 अंडर रूट t, बहुत ज्यादा यूज पड़ता है, देखो कितना बाद में भी इसका जरूरत पड़ेगा। I1 बराबर कितना x साइन इनवर्स x माइनस माइनस प्लस 1/2 बोल दे, और 1 अपॉन रूट t का इंटीग्रेशन होता है कितना 2 अंडर रूट t। तो I1 बराबर कितना आया x साइन इनवर्स x, 2 से 2 कैंसिल हुआ, प्लस रूट ऑफ t का वैल्यू है कितना 1 माइनस एक्स स्क्वायर। तो बस ये I1 का वैल्यू ले जाके कहाँ रख दो, अपना कहाँ समीकरण मानो, अच्छा इसको कुछ नाम दे दो समीकरण को, एक इसे क्या बोल दो, तो समीकरण 2 में रखने पर ना, समीकरण 2 से हम सीधा लिख दे रहे हैं। तो y बराबर कितना हो जाएगा I1 का वैल्यू है कितना x साइन इनवर्स x प्लस रूट ऑफ 1 माइनस एक्स स्क्वायर, और प्लस कांस्टेंट c। समझ आया ना। तो अगर आपको ये कॉपी करना है पहले आप कॉपी करो, फिर हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 10। क्वेश्चन नंबर 10 में क्या बोला है,
ई के पावर एक्स tan y dx प्लस 1 माइनस ई के पावर एक्स सेक स्क्वेयर वाई dy बराबर 0। तो अब सबसे पहले सब x वाला एक तरफ करो, y वाला एक तरफ, मतलब वो तो बाद में होगा, पहले आप इसको पक्षांतर करके अलग अलग करो। e के पावर x tan y dx प्लस उधर जाके क्या आ जाएगा, एक काम करें माइनस नहीं लिखते हैं, बस इसको बदल देते हैं। जब माइनस होगा तो माइनस बिलो करोगे तो जो प्लस है माइनस हो जाएगा, जो माइनस है वो प्लस हो जाएगा। नहीं बात समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है ये चीज ना? अगर नहीं समझ में आया भाई एक लाइन और कर लो, प्लस हो जाएगा क्या हो गया माइनस 1 माइनस ई के पावर एक्स सेक स्क्वेयर वाई डी वाई। अब देखो माइनस बिलो करोगे प्लस माइनस हो जाएगा और ये प्लस हो जाएगा, तो इसको मैं ऐसे लिख दे ई के पावर एक्स प्लस 1। ठीक, अब तो एक्स वाला एक तरफ वाई वाला एक तरफ हो जाएगा। कैसे? ई के पावर एक्स अपान एक्स वाला ये फंक्शन है ई के पावर एक्स प्लस 1 डी एक्स बराबर वाई वाला सब एक तरफ करो, यानी सेक स्क्वायर वाई ऊपर है और नीचे कितना आ जाएगा tan वाई डी वाई। अब वाई वाला सब एक तरफ हो गया, एक्स वाला सब एक तरफ हो गया, तो समीकरण एक का क्या कर दो, समीकरण एक का समाकलन करने पर तब इसका डायरेक्ट इतने को टी मानोगे तो dx बराबर dt हो जाएगा। अगर आपको पूरा दिखाना है तो आप इसको I1 मान लो, इसको आप, तो चलो पहले आप इंटीग्रेशन करके दिखा दो कि e के पावर x अपान e के पावर x प्लस 1 dx है, और इसको क्या मान लो सेक स्क्वायर वाई अपान tan y प्लस c, इसी को मान लो समीकरण नंबर क्या। अच्छा पहले I1 I2 मान के तब दो मानो, इसको मान लो I1 बराबर I2 प्लस c। अब इसे मान लो समीकरण नंबर, I1 की वैल्यू अलग सेल करो, I2 की वैल्यू, तो I1 बराबर क्या हो जाएगा इंटीग्रेशन e के पावर x अपान e के पावर x प्लस 1 dx। तो किसको t माने? अब तो आपको समझ में आ रहा है क्या खुद से कि कब कहाँ t मान लेंगे, कहाँ कैसा हो जाएगा ना। ठीक है, तो इसको t मानोगे e के पावर x का e के पावर x से रह जाएगा, 1 का 0 हो जाएगा, तो e के पावर, तो माना e के पावर x प्लस 1 बराबर t, तो यहां से क्या मिला e के पावर x dx बराबर dt। तो I1 बराबर कितना आया e के पावर x dx dt हो जाएगा, और इसको t, तो इंटीग्रेशन 1 अपान टी dt, और 1 अपान टी का क्या होगा log मॉड में t प्लस c मत जोड़ना, कांस्टेंट मत जोड़ना। तो I1 बराबर कितना आया log t का वैल्यू कितना है e के पावर x प्लस, तो आपको किसका वैल्यू मिला I1 का। अब I2 का वैल्यू निकाल लो। कैसे? I2 बराबर क्या है, चूंकि I2 बराबर क्या है इतना इंटीग्रेशन, यानी सेक स्क्वायर वाई अपान tan y dy, तो tan y को t मानोगे tan सेक स्क्वायर वाई dy बराबर dt, तो माना tan y को हम क्या u मान लो, क्योंकि यहाँ पर t यहाँ पर मानियो तो वहां पर कुछ नया अक्षर मान लो, तो tan y का कितना हो जाएगा सेक स्क्वायर वाई dy और u का du। तो I2 बराबर कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, ये तो पूरा du हुआ और नीचे u, तो 1 अपान u का कितना log u log mod में u, तो I2 बराबर कितना हो जाएगा log u का वैल्यू कितना है tan y। तो बस I1 और I2 का वैल्यू ले जाके आप समीकरण 2 में रख दो, तो I1 और I2 का मान कहाँ रखें समीकरण 2 में रखने पर। जब समीकरण 2 में रखोगे I1 का वैल्यू कितना होगा log e के पावर x प्लस 1 बराबर I2 वैल्यू कितना है log मॉड में tan y प्लस log हर जगह दिख रहा है, तो c को भी log में मान लेना, तो इसको हम क्या मान लेते हैं c1, तो हम इसको क्या लिख देते हैं log c। बात समझ आ रहा है ना? तो अब बताओ कितना हुआ, तो e के पावर x प्लस 1 ये बराबर हो जाएगा tan y इंटू c। log m प्लस log n का फार्मूला क्या होता है log m इंटू n, तो जब log और बैलेंस कर दिए दोनों साइड log था, केवल बस उतने ही कराने दिए, तो आप इसी पे आंसर छोड़ सकते हो, या y पे छोड़ना है तो c को इधर लाओ, बाकी tan फिर इधर आके tan इनवर्स हो जाएगा, तो आप यही आंसर छोड़ो। ठीक है, समझ में आ रहा है ना? तो पहले आप इसे कॉपी करो, फिर हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ ना। अब हम देखते हैं अगला क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 11। उससे पहले आपको इंस्ट्रक्शन क्या दिया है कि क्वेश्चन 11 से 14 तक के प्रश्नों में प्रत्येक अवकल समीकरण के लिए दिए हुए प्रतिबंध को संतुष्ट करने वाला विशिष्ट हल ज्ञात कीजिए। आपको विशिष्ट हल ज्ञात करना है, और विशिष्ट हल कैसे मिलता है व्यापक हल से। तो पहले आप व्यापक हल निकालोगे,
फिर जो आपको वैल्यूज दिया है एक्स और वाई का, वो वैल्यूज ले जाकर रखोगे, वहां से आपको स्वेच्छ अचर यानी कांस्टेंट जो सी मान के चलते हो, ए मान के चलते हो, उन सबका वैल्यू मिल जाएगा और बस वो वैल्यू रख दोगे तो आपको विशिष्ट हल मिल जाएगा। तो पहले क्वेश्चन में क्या, क्वेश्चन नंबर 11 क्या है आपका, इन एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स बराबर 2x स्क्वेयर प्लस एक्स। तो पहले आप व्यापक हल निकालो, फिर हम ये जो आपको दिया है y बराबर 1 तथा x बराबर 0 इसे बाद में देखते हैं। तो सबसे पहले क्या यहाँ पर सभी चर अलग हो पा रहे हैं, x सब एक तरफ y सब एक तरफ हो पाएगा, बिल्कुल हो पाएगा। कैसे, देखो dy इक्वल टू 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस एक्स प्लस 1, और जो ये dx बट्टे में था उधर जाके ऊपर हो जाए, कर सकते हो ऐसा ना। अब आपको क्या करना है, जब चर अलग हुआ तो इसी का इंटीग्रेशन करना है। तो समीकरण एक का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो इंटीग्रेशन डी वाई इक्वल टू इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपान एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस, एक काम करें क्या, देखो हमें इसका इंटीग्रेशन करना ही है, और ये ऊपर अंश में पावर कम है, अंश का पावर 2 है, इसका हर का पावर 3 है, तो आपका उचित भिन्न है, उचित भिन्न आपको आंशिक भिन्न में तोड़ना पड़ेगा। लेकिन आंशिक भिन्न में जब आप तोड़ते हो तो जो हर होता है इसको आप गुणनखंड करके लिखते हो। तो एक काम करते, गुणनखंड करके डायरेक्ट लिखते ना, तो गुणनखंड कर लो पहले, एक्स क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर प्लस एक्स प्लस 1, इसका गुणनखंड कैसे करूँ, यहाँ से एक्स स्क्वायर कॉमन दिख रहा है क्या, तो यहाँ से क्या मिलेगा एक्स प्लस 1, और प्लस 1 कॉमन लोगे फिर से एक्स प्लस 1 बचेगा, एक्स प्लस 1 आप कॉमन लो तो कितना बचा, एक्स स्क्वायर प्लस 1। तो यानी अब इतना ना लिख के हम उसकी जगह सीधा इतना लिख देते हैं, कितना, एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। तो अब इसका इंटीग्रेशन कैसे करोगे, इसमें तो आंशिक भिन्न लेके चलना पड़ेगा। पहले आप इसके लिए ए अपान इतना और इसके लिए बी एक्स प्लस सी अपान इतना के फॉर्म में मानोगे, तो चलो हम इसे लिख दे वाई, इंटीग्रेशन डी वाई वाई हो जाएगा, और यहाँ पर अभी ये कांस्टेंट आप सी भी जोड़ते हो ना, और इस पूरे को हम क्या मान लेते हैं I1, अलग से इंटीग्रेशन करेंगे पूरा आराम से, और ये कितना हो प्लस सी, इसे कुछ मान लेते हैं समीकरण नंबर 2, बस I1 का वैल्यू ले जाके रख देंगे तो आपका काम बन जाएगा। तो चूंकि I1 है कितना, इंटीग्रेशन 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 dx, ये आपका I1 है। तो आप इसको आंशिक भिन्न के रूप में कैसे मानोगे, ये आपका लीनियर फैक्टर है, रैखिक गुणनखंड, रैखिक गुणनखंड के लिए आप ए अपान मानते हो, तो चलो माना 2x स्क्वेयर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको हम ए अपान इतना एक्स प्लस 1 प्लस, ये आपका देखो द्विघात है, द्विघात है, और इसका आगे गुणनखंड भी नहीं हो पाएगा। तो जब द्विघात फैक्टर और उसका गुणनखंड ना हो पाए तो उसके लिए आपको क्या मानना पड़ता है, बी एक्स प्लस सी अपान एक्स स्क्वेयर प्लस 1, इसको कुछ मान लेते हैं समीकरण 3, क्यों, क्योंकि इसी में तो ए और बी और सी का वैल्यू लाके रखना पड़ेगा, फिर इंटीग्रेशन करना पड़ेगा। तो कैसे करते हैं, चलो इसे हम ऐसा लिख सकते हैं क्या, 2x स्क्वेयर प्लस एक्स इक्वल टू ए इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 प्लस बी एक्स प्लस सी इंटू एक्स प्लस ना। अब आपको ए का वैल्यू निकालने के लिए पूरा जीरो करना पड़ेगा, और ये कब जीरो होगा, अगर एक्स वैल्यू -1 रख दे, -1 प्लस 1 जीरो, पूरा गुणा हो जाएगा, ये पूरा आपका जीरो हो जाएगा, और बचेगा कितना, ये फैक्टर। तो यहां से आप ए का मान बता सकते हो। तो क्या रखने पर, एक्स बराबर -1 रखने पर, तो -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर करो प्लस 1 आएगा, और 2 में 1 का गुणा करो, 2 1 के 2, और x जगह -1 रखोगे तो 2 में से 1 घटाओगे कितना आएगा 1, तो यानी इधर आपका कितना बचा 1, और इधर ये तो पूरा जीरो हो जाएगा क्योंकि -1 प्लस 1 जीरो, पूरा जीरो हुआ, और यहाँ पर -1 रखोगे, -1 का स्क्वायर प्लस 1, 1 और 1, और 2 में 1 का गुणा करो कितना आ जाएगा 2, तो यहाँ से आपको कितना मिला, a बराबर 1/2। अब b और c का वैल्यू कैसे निकालोगे, तो फिर गुणांकों का तुलना कर देते हैं, किसके गुणांक का, देखो b कब मिलेगा, जब इसका गुणा इसमें करो एक्स स्क्वायर आएगा, तो एक्स स्क्वायर के गुणांक भी मिलेगा, यानी एक्स स्क्वायर के गुणांक तथा c का तो वैल्यू निकालना है, और c कब मिलेगा, अचर पद है तो अचर पद का भी तुलना करना पड़ेगा, तथा अचर पद की तुलना करने पर, तो आओ करो,
इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है 2, इधर एक्स स्क्वायर का गुणांक कितना है, यहां से भी तो आपको मिलेगा a प्लस बी, ठीक। तो यहां से कितना मिला 2 इक्वल टू ए का वैल्यू कितना है 1/2 प्लस बी, तो यहां से क्या मिलेगा b बराबर 2 माइनस 1/2, तो b इक्वल टू 2 दूनी 4 माइनस 1 यानी 3/2, b का वैल्यू मिला। आपको किसका वैल्यू चाहिए अचर पद यानी c, अचर पद का तुलना करो तो अचर पद इधर कितना है इस साइड, अरे इधर तो एक्स स्क्वायर का गुणांक 2 है, यहाँ पर एक्स गुणांक 1 है, अचर पद कुछ है ही नहीं, तो अचर पद कितना हुआ, तो इस साइड अचर पद कितना हुआ 0, इस साइड अचर पद a का जब a में गुणा करोगे तो भी तो आपको अचर पद मिलेगा, यानी a अचर पद का मतलब जिसमें x या एक्स स्क्वायर जैसा कुछ ना हो ना, और यहाँ पर जब आप c का 1 में गुणा करोगे यहाँ पर भी तो आपको मिलेगा, तो यानी यहाँ से आपको क्या मिला c इक्वल टू माइनस a, तो यहाँ से क्या मिला c इक्वल टू माइनस a का वैल्यू कितना है 1/2, तो कितना हो गया -1/2, तो आपको c का वैल्यू मिला। तो ये दोनों मान ले जाके कहाँ रख दें समीकरण 3 में, तो a b और c का मान समीकरण कितने में 3 में रखने पर, तो रखो समीकरण 3 आपका यही है ना 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 एक्स स्क्वायर प्लस 1 बराबर a अपान इतना, एक जगह है कितना 1/2 एक्स प्लस 1 प्लस b एक्स प्लस सी, b की जगह कितना पाए हो आप 3/2 एक्स प्लस सी, सी की जगह कितना है -1/2, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो हम इसे लिख देते हैं -1/2 बटे एक्स स्क्वायर प्लस 1, ठीक है। अब क्या आप इसका इंटीग्रेशन करो, क्योंकि आपको यही तो इंटीग्रेशन करना है, तो दिस इंप्लाइज दैट इंटीग्रेशन 2x स्क्वायर प्लस एक्स अपान एक्स प्लस 1 इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, इसका अलग इंटीग्रेशन कर दो, और यहाँ पर 1/2 कांस्टेंट है तो इंटीग्रेशन के बाहर आ जाएगा, यानी 1/2 इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस 1 dx प्लस, अब देखो तो सबसे पहले अब इसका भी इंटीग्रेशन करना पड़ेगा, तो इसका इंटीग्रेशन करने से पहले आप एक बार चेक कर लिया करो, यहाँ पर नहीं है फिर भी आप चेक करो कर लिया करो क्या इतने का डिफरेंशिएशन ऊपर तो नहीं है, तो एक्स स्क्वायर प्लस 1 का डिफरेंशिएशन तो 2x है, तो जो कि ऊपर इतना है नहीं है ना, तो एक काम करो चलो यहाँ पर बटे 2 बाहर ले ले, 1/2 बाहर लोगे तो ऊपर कितना बचेगा 3x माइनस 1 और नीचे कितना बचेगा एक्स स्क्वायर प्लस 1, एक लेकिन आपको इसका इंटीग्रेशन करना है ना, इंटीग्रेशन चलो dx, बात समझ आ रहा है ना, यहां से देखो बटे दो हमने कॉमन लिया तो ऊपर कितना बचा 3x माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1, इसी का क्या करना है इंटीग्रेशन। अब एक बार इतना बटे इतना अलग कर दोगे, फिर एक बार इतना बटे इतना अलग कर दोगे, तो यानी ये हुआ कितना, और यही आपका क्या है पूरा I1 इसी को मानिए, अरे इस नहीं को तो आपने I1 माना है, तो हम इसे बार बार इतना लिख के कितना लिख देते हैं I1 बराबर 1/2, इसका तो log एक काम करे क्या 1/2 देख रहे हो पूरे में से कॉमन ले सकते हो, तो 1/2 कॉमन लोगे तो यहां से कितना बचेगा इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स प्लस 2 dx प्लस, इसे कैसे करते हैं इंटीग्रेशन 3x अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx और माइनस इंटीग्रेशन 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस 1 dx कर दिए अलग अलग। अब ये कितना हो जाएगा I1 इक्वल टू 1/2, इसका इंटीग्रेशन करो कितना आ जाएगा log मॉड में x प्लस 2 प्लस, इसका इंटीग्रेशन करने के लिए आपको इतनी को t मानना पड़ेगा, जब एक्स स्क्वायर प्लस 1 को आपने t माना तो 2x dx बराबर कितना आ जाएगा, यहाँ पर 3x है, तो 3x कैसे आएगा 2 इधर बटे कर दो, 3 का गुणा इधर कर दो, तो 3 का गुणा फिर इधर भी करना पड़ेगा, नहीं बात समझ में आया, ध्यान से इधर देखो यहाँ पर आपका 2x था ना, 2x बराबर dt आया था, तो हमको ये 2 केवल x से चाहिए, मतलब 3x चाहिए, ये 2 नहीं चाहिए था, तो 2 इधर हटा के हम इधर कर देंगे, अब 3 इधर चाहिए तो 3 का गुणा इधर भी तो करना पड़ेगा, यानी 3x dx की जगह आप कितना लिखोगे 3/2 dt, तो यानी आपका कितना हो जाएगा इंटीग्रेशन, देखो इतना आप पहली बात तो आपने इतना इधर किया इतना इधर किया, अभी आगे और बढ़ेगा, तो आप इतने छोटे छोटे को रफ में भी करके डायरेक्ट इसका आंसर बता सकते मतलब लिख सकते हो ना, तो हम ये आप पूरा पोर्शन रफ में ही करना, तो कितना हो जाएगा 3x dx को हम कितना लिखेंगे 3/2 dt, और इस पूरे को आपने क्या माना है t, 3/2 कांस्टेंट तो बाहर चला जाएगा और केवल 1/t बचेगा, और 1/t का आएगा कितना log mod में t, और t की जगह है कितना
एक्स स्क्वेयर प्लस 1, यानी हम फाइनली लिखते हैं इसका इंटीग्रेशन करके कितना 3/2 log मॉड में टी, और टी की जगह है कितना एक्स स्क्वेयर प्लस 1। तो क्या समझ में आया ना ये चीज, ये जो मैंने इंटीग्रेशन किया समझ में आया कि नहीं समझ में आया? ठीक है, अब बताओ माइनस, ये तो 1/1 प्लस एक्स स्क्वेयर है, tan इनवर्स एक्स का फार्मूला ही है, तो हम इसे क्या लिख सकते हैं माइनस tan इनवर्स एक्स। तो ये आपको किसका वैल्यू मिला अभी I1 का, I1 का वैल्यू ले जाके भी हमें रखना कितने समीकरण 2 में, तब आपको, तो पहले आप ये कॉपी करो फिर हम वैल्यू ये रखते हैं। तो आप इधर कॉपी कर चुके होगे, I1 का मान, या आप एक काम ये भी कर सकते हो, ये लाग पूरा बैलेंस कर सकते हो, एक में ही कर सकते हो। तो चलो पहले हम वैल्यू रखते हैं फिर आंसर के हिसाब से करेंगे। I1 का मान कहां पर रखने पर, समीकरण 2 में ना, 2 में रखने पर, तो रखो कितना हो जाएगा y इक्वल टू I1 का वैल्यू कितना है 1/2 लॉग मॉड में x प्लस 2 प्लस 3/2 लॉग मॉड में x स्क्वेयर प्लस 1 माइनस tan इनवर्स x, और प्लस यहां पर क्या है कांस्टेंट c 1/4, अच्छा लॉग माइनस 1/2 tan इनवर्स x। ठीक है, ये देखो कैसे आंसर किस फॉर्म में दिया है 1/2, हम इसे ऐसे लिख सकते हैं क्या, लॉग इसका गुणा इसमें कर सकते हो, अरे 2 log मॉड में x प्लस 2 हो जाएगा, प्लस 3 log मॉड में x स्क्वेयर प्लस 1 हो जाएगा, इसका गुणा इसमें किए इसका गुणा इसमें किए बटे 2 1 के, ऐसा कर सकते हो ना। ठीक है, और माइनस 1/2 का गुणा करके इसे अलग कर दिया है, माइनस 1/2 tan इनवर्स x, बाकी ये कांस्टेंट आपका प्लस ही है, कर सकते हो ऐसा। अब बताओ y इक्वल टू, सॉरी ये 2 1 के 2 ही, हाँ ठीक है, अब 2 का 2 में गुणा करो कितना हो जाएगा 1/, अब क्या ये इसके पावर में चला जाएगा, यानी आप इसे लिख सकते हो log x प्लस 2 का स्क्वायर, प्लस इसे क्या लिख सकते हो log x स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। क्या log m प्लस log n दिख रहा है, इसे log m इंटू n बोल सकते हो। तो y बराबर कितना आया 1/4 log m इंटू n, यानी x प्लस 2 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वेयर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। देखो यहाँ पर एक गलती आपका हुआ है, यहाँ पर x प्लस 2 आप इसके पहले देख लेना, क्योंकि आपका जो क्वेश्चन था x क्यूब प्लस एक्स स्क्वेयर प्लस x प्लस 1 था। जब हमने यहाँ से x स्क्वेयर को कॉमन लिया तो यहाँ पर x प्लस 1 बचा है, और जब हमने यहाँ से 1 कॉमन लिए तो यहाँ पर भी x प्लस 1 बचा है। तो आप x प्लस 1 कॉमन लोगे तो यहाँ से x स्क्वेयर प्लस 1 आया था, तो एक फैक्टर के साथ तो x स्क्वेयर प्लस 1 गया है, लेकिन अगला फैक्टर x प्लस 1 है, तो कहीं वहां पर हम लोग 1 की जगह 2 लिख दिए, तो आप उसे सुधार लेना, जहां पर x प्लस 2 लिखे वहां पर आप क्या कर लेना x प्लस 1, ठीक है, आप इसे करेक्ट कर लेना। तो ये आपका क्या है आंसर है। आपको अगर ये भी कॉपी करना है पहले आप इसे कॉपी कर लो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन, यानी क्वेश्चन नंबर 12 की तरफ। लेकिन यहां पर आपको विशिष्ट हल ही बताना था ना, इसके पहले इसका जो जनरल सोल्यूशन वो कितना आया था y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c। विशिष्ट हल यही आया था ना, सॉरी व्यापक हल, हमको विशिष्ट हल बताना था, क्योंकि आपको सवाल में देखो दिया भी है कि अगर y इक्वल टू 1 है, चलो आपको पता है, चूंकि y इक्वल टू 1 कब, यदि x इक्वल टू 0, जब x वैल्यू 0 है उसके इसमें y का वैल्यू कितना है 1, तो आप ये वैल्यूज रख के c का वैल्यू निकाल लो। विशिष्ट हल में आपको ये स्वेच्छाचार नहीं देना है, तो आप रखो ये वैल्यू, तो दिस इंप्लाइज y इक्वल टू कितना 1/4 log 0 प्लस 1 का होल स्क्वायर करोगे 1 आएगा, 0 का स्क्वायर करोगे तो भी ये 1 ही रह जाएगा, ठीक, माइनस 1/2 tan इनवर्स x वैल्यू कितना रखना है 0 प्लस c। तो 1 इक्वल टू, ये बताओ, एक में एक का गुणा करोगे एक ही आएगा, और log 1 का वैल्यू कितना होता है 0, अभी बताया ना log 1 का वैल्यू 0 होता है, तो 0 का गुणा ये पूरा 0 हुआ, और tan इनवर्स 0 का वैल्यू भी कितना होता है 0, ये भी 0 हुआ, तो ये इतना पूरा 0 हुआ, तो बचा कितना,
तो सी का वैल्यू कितना मिला, तो ये वैल्यू ले जाके वहां पर रख देंगे। इसको आपको इस समीकरण अभी तक जितना भी समीकरण माने होंगे 3 4 5 उसी का आगे मान लेते हैं। अगर आप 3 तक माने तो इसको चौथा मान लेना, 4 तक माने होंगे तो इसे 5वां मान लेना। तो ये वैल्यू ले जाके अगर हम इसमें रख देंगे तो c बराबर 1 कहाँ रखने पर, समीकरण 5 में रखने पर। तो जब समीकरण 5 में रखोगे कितना हो जाएगा, y इक्वल टू 1/4 log x प्लस 1 का होल स्क्वायर इंटू एक्स स्क्वायर प्लस 1 का पावर 3 माइनस 1/2 tan इनवर्स x प्लस c का वैल्यू कितना आया 1। अब ये आपका क्या हुआ, ये विशिष्ट हल हुआ। आपको विशिष्ट हल पूछा है ना, तो आप क्या लिखोगे, यही अवकल दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का क्या है, विशिष्ट हल है, विशिष्ट हल। ठीक है, तो अब चलिए अभी आप पहले इसे जो कॉपी करना है कॉपी कर लो। क्वेश्चन नंबर 12 में क्या बोला है, x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 इंटू डी वाई बाई डी एक्स इक्वल टू 1। कब, जब y का वैल्यू 0 हो, यदि x बराबर 2, मतलब जब x वैल्यू 2 होगा उस केस में y की वैल्यू कितना होगा 0। आपको इसका क्या बताना है, विशिष्ट हल। सबसे पहले व्यापक हल बताओ, व्यापक हल कैसे बताओगे, dy इक्वल टू 1/dx उधर जाके इंटू dx हो जाएगा और ये x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1। ठीक, आप इसी को मान लो कुछ, या चलो एक लाइन और सॉल्व कर लो, अगर हो सके यहीं पर कर दो। x इंटू एक्स स्क्वेयर माइनस 1 को क्या x प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1 लिख सकते हैं क्या, dx। मान लो समीकरण नंबर 1। सभी चेहरा लगा है, आपको इंटीग्रेशन कर देना दोनों साइड का। तो क्या करोगे, समीकरण 1 का क्या करने पर, समीकरण 1 का समाकलन करने पर, समाकलन करने पर जब समाकलन करो कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy इक्वल टू इंटीग्रेशन 1/x x प्लस 1 x माइनस 1 dx और प्लस एक कांस्टेंट c। तो इसको मान ले क्या, ये तो मानना क्या है, इसका इंटीग्रेशन y हो जाएगा। इसको मान लेते कितना i1 प्लस c, इसे मान लेते समीकरण नंबर 2। अब i1 का वैल्यू, क्योंकि इसमें फिर से आपका कोई आंशिक भी नहीं चलने वाला है, तो चूंकि i1 है कितना, इंटीग्रेशन 1/x x प्लस 1 x माइनस 1 dx। तो पहले हम मानते हैं, माना 1/x x प्लस 1 x माइनस 1, क्योंकि सभी लीनियर फैक्टर है, और ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, ये भी रैखिक है, और लीनियर के लिए आप ABC मानते चले जाते। तो इसके लिए क्या मानोगे, a/x प्लस b/x प्लस 1 प्लस c/x माइनस 1, यही होगा ना। तो आपका ये कितना हो जाएगा, 1 इक्वल टू a इंटू, देखो अब आप इतना डायरेक्ट बैलेंस कर रहे हैं, x प्लस 1 x माइनस 1 सब करोगे तो कैंसिल हो जाएगा, बस हम इसका गुणा करके लिखते हैं, a इंटू एक्स प्लस 1 इंटू एक्स माइनस 1, ठीक है, प्लस b इंटू एक्स प्लस 1 छूटेगा, ये दोनों आ जाएगा, यानी क्या क्या, x और x माइनस 1, और c के साथ ये छूटेगा, फिर ये दोनों आएगा, यानी x इंटू एक्स प्लस 1। क्या समझ में आया, डायरेक्ट हमने कर दिया। अरे आप वहां पर आंशिक भी में पूरा भाव हम कहिए, अब इतना तो आप समझ ही सकते। तो यहाँ पर आपको a b और c का वैल्यू निकालना है। तो a b c का वैल्यू कितना मिलेगा, a का वैल्यू कब मिलेगा, जब ये दोनों गायब हो, और ये दोनों गायब कब होगा, जब आपको x वैल्यू कितना रखना पड़ेगा, यहाँ पर देखो, नहीं नहीं -1 कैसे, कॉमन फैक्टर देखा करो, यहाँ पर भी कॉमन x है, यहाँ पर भी कॉमन है, यानी x बराबर कितना रखोगे 0। तो दोनों पक्षों में एक क्रमशः ऐसे लिखते हैं, ध्यान से, एक ही साथ में तीनों करते हैं, दोनों पक्षों में क्रमशः x बराबर 0। जब x बराबर 0 रखे एक बार दोनों पक्षों में, हमें a का वैल्यू मिलेगा। फिर b का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों देखो कॉमन फैक्टर x प्लस 1 है, तो -1 रख दे, -1 रखोगे तभी तो 0 होगा ना, -1 तथा फिर अब c का वैल्यू निकालने के लिए इन दोनों में कॉमन फैक्टर x माइनस 1, तो x माइनस 1 0 कब होगा, जब x वैल्यू आप कितना रखोगे +1, तो कितना x बराबर 1 रखने पर, तो रखो सबसे पर, इधर तो x है नहीं, इधर कोई सोचना ही नहीं। जब a का वैल्यू कितना रखोगे 0, तो 0 रखोगे, ये 0 पूरा गायब हो जाएगा, यहाँ पर 0 रखोगे, 0 + 1 करोगे +1 आएगा, और 0 - 1 करोगे -1 आएगा, और +1 में -1 का गुणा करोगे -1 आ जाएगा, यानी इधर आपका कितना है 1
और ये कितना आया a इंटू -1, यानी यहां से आपको कितना मिला a बराबर -1। ठीक, ये तो a का वैल्यू मिला। अब b का वैल्यू निकालने के लिए -1 रखना है, तो जब -1 रखोगे तो ये 0 हुआ और ये 0 हुआ, आपका ये बचेगा। इस साइड तो कितना बचेगा 1, और इस साइड -1 रखना है ना, तो -1 -2, और यहां पर भी तो -1 रखोगे, -2 में -1 का गुणा करोगे +2 हो जाएगा। समझ में आया नहीं बात? तो यानी b इंटू 2, तो यहां से b बराबर कितना मिला 1/2। और अब c का वैल्यू कैसे मिलेगा? x बराबर 1 रखे हो, तो जब 1 रखे हो तो 1 में से 1 घटाओगे ये 0 हो जाएगा, 1 में से 1 घटाओगे ये 0, यानी ये पूरा 0 हुआ। यहाँ पर 1 रखो, 1 और 1, और 2 में 1 का गुणा करोगे 2 ही आएगा, यानी 1 इक्वल टू c इंटू 2 आया। तो c बराबर कितना आ जाएगा 1/2। ए बी सी का वैल्यू मिले। आप अलग अलग लिख सकते थे, तो सरलता के लिए स्टेप कम हो जाए इसके लिए ऐसा की। तो बस ये वैल्यू ले जाके आपको यहाँ पर रखना है समीकरण 3 में, तभी तो बस इंटीग्रेशन करना पड़ेगा आपको। तो ए बी एंड सी का मान कहाँ रख दे साहब? समीकरण 3 में रखने पर। जब समीकरण 3 में रखोगे तो कितना हो जाएगा? दिस इंप्लाइज दैट 1/x x + 1 x - 1 ये बराबर, सॉरी इंटीग्रेशन भी नहीं लगा, ये बराबर हुआ a/x। a का वैल्यू कितना है -1/x प्लस b अपान इतना, b का वैल्यू कितना है 1/2 x + 1 प्लस c का वैल्यू कितना 1/2 x - 1 ना, 1/2 x - 1। तो दिस इंप्लाइज अगर हमको इसका इंटीग्रेशन करना होगा x + 1 x - 1 dx, तो हम क्या करेंगे? सबका अलग अलग इंटीग्रेशन कर देंगे, यानी माइनस बाहर करते हैं, माइनस इंटीग्रेशन 1/x dx प्लस 1/2 बाहर करते हैं इंटीग्रेशन, या इन दोनों में से 1/2 कॉमन ले लें, और यहाँ पर भी 1/2 यहाँ पर भी 1/2। जब 1/2 कॉमन लोगे तो कितना आ जाएगा x + 1 dx, और यहां से जब 1/2 कॉमन लोगे तो x - 1 dx। तो बस कर दो, यही आपका क्या है I1। अरे I1 साहब इतने को ही तो माने हो ना, इतने को, तो ये कितना हो जाएगा -log x प्लस 1/2 log x + 1 प्लस कितना log x - 1। तो कितना हुआ I1 बराबर -log x प्लस 1/2 log m प्लस log n, क्या हो जाएगा log m इंटू n, यानी x + 1 इंटू, तो क्या a + b - b फिर से a² - b² उसे लिख सकते हो, यानी x² - 1। बात समझ में आ रहा है ना? अब I1 बराबर कितना आया, क्या हम इसे ऐसे लिख दे -log x प्लस 1/2 उसका पावर हो जाएगा, अरे बाहर है तो पावर में जा सकता है log की प्रॉपर्टी से, तो log √ लिख दे सीधा x² - 1, या आप पावर 1/2 भी लिख सकते हो, या ऐसे भी छोड़ सकते हो। चलो पावर 1/2 लिखते हैं। अब फिर से क्या है यहाँ पर log m - log n दिखा क्या? तो जब log m - log n होगा तो उसे हम क्या बोल सकते हैं, log m पाने होता है, यानी log x² - 1 का पावर 1/2 अपान x। ये किसका वैल्यू मिला I1 का। अब ये वैल्यू ले जाके आपको कहाँ रखना है, समीकरण यहाँ पर I1 का वैल्यू यहाँ पर रखना है। तो यानी समीकरण 2 में, तो पहले आप ये कॉपी करो, फिर हम ये वैल्यू इसमें रखते हैं। तो समीकरण 2 से क्या लिख सकते हो, y = I1 का वैल्यू आया कितना log x² - 1 का पावर 1/2 अपान x प्लस c। तो आंसर क्या दिया है 1/2। अच्छा, यानी ये जो मैंने इधर पावर किया इस पावर को नहीं किया वो पूरा ना, ठीक है। तो 1/2 x² - 1 अपान x²। अच्छा x² यानी ठीक है, ध्यान से देखो क्यों, तो बात समझ में आ रहा है ना। बस हमने ये जो कर दिया वो इस चीज को नहीं किया ना, पावर 1/2 को बाहर ही छोड़ा है। तो कैसे, अब क्या आप इसमें ऐसा कर सकते हो y = वही चीज यहाँ पर, अब आप बोलोगे x² कैसे दिया है, log x² - 1 का पावर 1/2 ये है, क्या इसको आप x² का पावर 1/2 लिख सकते हो क्या? 2 से 2 कैंसिल होके एक ही तो बचेगा, यानी क्या ये पूरे का पावर 1/2 हुआ कि नहीं हुआ?
इसका भी पावर 1/2 था, इसका भी पावर 1/2 था, मतलब पूरे का पावर 1/2 है प्लस सी। और अगर आप इसको आगे लिख दोगे तो कितना आ जाएगा 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी। ये तो 1/2 आगे चल आप लिख दियो ना, तो ये आपका इस फॉर्म में आंसर है। लेकिन ये कौन सा हल है? व्यापक हल है। हमें क्या चाहिए? विशिष्ट। विशिष्ट हल के लिए आपको वैल्यू दिया है कि आपको y बराबर 0 रखना है कब? जब x बराबर कितना हो? 2। तो आप लिखोगे यहां पर, अगर लिखना है तो आप लिख सकते हो कि यह दिए गए अवकल समीकरण का, दिए गए अवकल समीकरण का कौन सा हल है? समीकरण का व्यापक हल है। तो विशिष्ट हल निकालने के लिए, चूंकि y बराबर 0, यदि x बराबर 2 आपको क्वेश्चन में दिया, तो आप x और y का वैल्यू ले जाके इसमें रखो। तो y बराबर कितना हो जाएगा? 0 1/2 log x वैल्यू कितना रखना है? 2। तो 2 का स्क्वायर 4, 4 में से 1 घटाओ कितना आ जाएगा? 3/2 का स्क्वायर प्लस c। तो यहां से क्या मिला? c बराबर, ये पूरा प्लस इधर जाके माइनस हो जाएगा, यानी माइनस 1/2 log 3/4। बस ये वैल्यू ले जाके मैं यहां पर c का मान रख दे, तो यानी दिस इंप्लाइज दैट y इक्वल टू कितना आ जाएगा? 1/2 log x स्क्वायर माइनस 1 अपान एक्स स्क्वायर प्लस सी। प्लस सी की जगह कितना आ जाएगा? माइनस 1/2 log 3/4। ये आपका क्या हो जाएगा? आप नीचे एक लाइन लिख देना कि यही दिए गए अवकल समीकरण का विशिष्ट हल है। ठीक है? अगर आपको ये कॉपी करना है, पहले आप कॉपी करो, फिर हम बढ़ते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। अब देखते हैं अगला क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 13। क्या बोला है? cos dy/dx बराबर 1 कब? जब y बराबर 1 हो और x बराबर क्या हो? 0। सबसे पहले क्या बताओ, ये अवकल समीकरण है या नहीं है? ये जो समीकरण आपके सामने लिखा है, ये अवकल समीकरण है? क्यों? क्योंकि इसमें dy/dx है। ठीक, क्या इसका कोटि बता सकते हो आप? कितना? 1 है। और इसका घात? घात भी 1 है। आपको बताया गया था घात बताने से पहले आप देखो क्या घात परिभाषित है या नहीं है। यहां पर तो घात नहीं परिभाषित है ना, काश आ गया? बोलो। बिल्कुल नहीं, घात परिभाषित है पहले। हाँ बिल्कुल सही है, काश के एंगल में। लेकिन वहां पर आपको बताया गया था पहले आप सिंपल कर लो, सिंप्लीफाई कर लो। अगर हट जाता है तो बढ़िया है, हट जाएगा यहां से काश। अरे काश उधर जाके क्या हो जाएगा? काश इनवर्स। तब तो ये अलग हो जाएगा, उस समय तो फ्री हो जाएगा। मतलब आपको क्योंकि बताते हैं परिमेय होना चाहिए। परिमेय का मतलब पहली बात तो वहां पर बताते बटे में नहीं होनी चाहिए, पावर पूर्ण संख्या होना चाहिए। लेकिन कभी वर्ग करके घन करके पावर हट जाता है, मतलब पावर पूर्ण संख्या बन जाता है। आप करोगे, पहले आप प्रयास करोगे ये कि परिमेय फलन में हो जाए, मतलब बहुपद हो जाए। तो बहुपद बनाओ पहले से। बहुपद कैसे बनेगा? काश उधर जाके क्या हो जाएगा? तब तो हट जाएगा, तब परिभाषित हो जाएगा। यानी हम क्या इसे ऐसे लिख दें? dy/dx इक्वल टू काश इनवर्स है। अब तो परिभाषित हुआ। तो पहले प्रयास करो परिभाषित कराने का। आपको बहुपद बनाना है, बात समझ में आ रहा है? तो बहुपद अगर बन जाता है पक्षांतर करने पर, वर्ग करने पर, तो आप करो। उसके बाद ना हो पा रहे तब आप बताओगे भैया घात नहीं परिभाषित है। वहां पर हम आपको जो एग्जाम्पल दे रहे थे कुछ ऐसा था, cos dy/dx प्लस 3 इक्वल टू साइन एक्स। अब यहाँ पर आप कितना भी कर लोगे वैसे नहीं हो पाएगा। बात समझ में आ रहा है ना? चल, तो फिलहाल इसमें बताओ अलग हो सकता है क्या? बोलो कैसे? dy इक्वल टू कास इनवर्स a इंटू, ये तो हो गया। आप इसे कुछ मान लो समीकरण नंबर, ये तो a कांस्टेंट है, उसके लिए आपको सोचना नहीं। a कांस्टेंट है, अगर a कांस्टेंट है तो उसका इनवर्स भी क्या हो जाएगा? कांस्टेंट। तो y एक तरफ है x, तो आप क्या कर दो दोनों पक्षों का समाकलन करने पर, या समीकरण 1 का समाकलन करने पर। जब इसका समाकलन करोगे ये तो कितना आ जाएगा y, और जब इसका समाकलन करो cos इनवर्स a, ये तो कांस्टेंट है, ये वैसे रह जाएगा। केवल आपको dx का समाकलन करना है, और dx का समाकलन कितना आ जाएगा? प्लस कांस्टेंट। तो ये व्यापक हल है। हमें विशिष्ट हल चाहिए, वो वैल्यू लाके इसमें रखो। क्या वैल्यू? क्योंकि y बराबर 1 कब? जब x बराबर, तो y का वैल्यू 1 हो जाएगा cos इनवर्स a, और x वैल्यू कितना? 0 प्लस c। 0 का गुणा पूरा 0 हो जाएगा, तो c का वैल्यू कितना मिला? और c का वैल्यू ले जाके कहाँ रख दोगे? इसी व्यापक हल में
आप इसे कुछ मान लो दो, तो y इक्वल टू कितना हो जाएगा, cos इनवर्स a x को पहले लिख दे, x को पहले लिख देते हैं प्लस c, और c का वैल्यू कितना है a। ये आपका क्या हो जाएगा, विशिष्ट। आप आंसर इसमें भी छोड़ सकते हो, आप इस आंसर को ऐसे भी लिख सकते हो, कितना y माइनस 1 इक्वल टू x कास इनवर्स ए, तो यहां से आप लिख सकते हो कितना y माइनस x जो गुणा इधर आके क्या आ जाएगा भाग, a बराबर कास इनवर्स ए, तो यहां से आप लिख सकते हो कितना a इक्वल टू कास इनवर्स इधर आके क्या आ जाएगा कास, यानी कास y माइनस 1/x। ठीक है, आप इस पे भी आंसर छोड़ सकते हो। तो यहाँ पर आपका वहां पर मिस प्रिंट हो सकता है, यहाँ पर आपका आंसर y माइनस 2 दिया है, जो कि नहीं हो सकता ना, वहां पर मिस प्रिंटिंग हो सकता है। तो चलो अब अगले क्वेश्चन की तरफ चले, क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 क्या है, dy बाई dx इक्वल टू y tan x, कब, जब y बराबर 2 और x बराबर 0। तो क्या आप इसे ऐसे लिख सकते हो, dy बाई अपान y इक्वल टू tan x इंटू dx, समीकरण, तो अवकल समीकरण, बस आपको क्या करना है, इसका इंटीग्रेशन कर देना है ना, तो यानी समीकरण 1 का क्या करने पर, समाकलन करने पर, समाकलन करने पर, तो समाकलन करो, कितना आ जाएगा, इंटीग्रेशन dy अपान y इक्वल टू इंटीग्रेशन tan x इंटू dx प्लस कांस्टेंट c, तो इसका कितना हुआ log mod y इक्वल टू tan x का कितना होता है log mod ऑफ sec x प्लस c। ये कौन सा हल हुआ, व्यापक की विशिष्ट। एक काम करो, आप इसको भी हम लाग के टर्म लिख दे, क्या आपको बताया ना कांस्टेंट जब सब लाग दिख रहा है, तो आप इसको भी, तो हम इसे लाग, चलो फिर इसे c1 मान लो, तो हम इसे लाग c लिख सकते। जब इधर लाग है तो इधर भी आप कांस्टेंट को लाग के टर्म लिखना, तो कितना हुआ log y बराबर log sec x इंटू c, log m प्लस log n, m इंटू एन, क्लियर है ना। अब दोनों साइड लागे तो आप यहां से लिख सकते हो y इक्वल टू कितना sec x इंटू सी, कांस्टेंट वो जी दिया वैल्यू रखो, तो चूंकि x इक्वल टू 0 और y इक्वल टू कितना है 2, तो y का वैल्यू जब 2 रखोगे इंटू sec 0 इंटू सी, sec 0 का वैल्यू कितना होता है 1, cos 0 का वैल्यू 1 होता है ना, cos 0 का उल्टा ही, तो 1 का उल्टा करोगे 1 ही आएगा, तो c का वैल्यू यहां से आपको कितना मिला 2, और जब c का वैल्यू 2 मिला, बस ले जाके किस में रख दें, इसको समीकरण, इसे नाम दे दो कुछ, मान लो 2, तो समीकरण 2 में c बराबर 2 रखने पर, तो जब c बराबर 2 रखो कितना हो जाएगा y इक्वल टू 2 sec x। आपका जो आंसर दिया वो कितना दिया, y इक्वल टू केवल sec x दिया, यहां पर 2 नहीं दिया। 2 कब नहीं होगा, जब अगर यहां पर हम केवल y की वैल्यू कितना रख ले 1, यानी इसके पहले वाले क्वेश्चन में जहां 1 था वहां पर 2 दिया है, और अभी वाले क्वेश्चन में जहां 2 है वहां पर, इस बात का मतलब है कि जो लिमिट है, ये जो इस क्वेश्चन का लिमिट है वो दूसरे क्वेश्चन का लिमिट है, जो दूसरे क्वेश्चन का लिमिट है वो इस क्वेश्चन का लिमिट है, यानी आप आंसर अगर आपको मैच करना है तो जो क्वेश्चन नंबर 14 का लिमिट है वो क्वेश्चन नंबर 13 का लिमिट मान लेना, मतलब जो x बराबर और y का मान दिया है, और जो क्वेश्चन नंबर 13 का लिमिट है उसको क्वेश्चन नंबर, और वरना आंसर नहीं मैच करना है तो आप जो लिमिट दिया, आप जिस लिमिट से लगा लियो आप यही रहने दो आंसर। बात समझ आ रहा है ना, ठीक है। तो चलो फिर क्वेश्चन नंबर 14 तक ही करते हैं आज ना। अब एक वीडियो कितना मिनट का बना, 43 मिनट। चलो फिर ये जितने भी ये हम इसको कल कर देते ना, कल खत्म हो जाएगा आपका। आज शायद कल चौथा दिन हो जाएगा इसका ना, जो कि हमारा हम लोग का एवरेज से डाउन हो गया है, एक दिन ज़्यादा हुआ है, हम लोग के 3 दिन प्रश्नावली मान के चलना है, ठीक है। चलो फिर आज बस ये तक करते हैं, तो जो क्वेश्चन नंबर 15 से अब हम लोग अगले लेक्चर में करेंगे। तो यहाँ तक जुड़ने के लिए आप सबका बहुत बहुत धन्यवाद।